नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तिलक एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी साइंस की क्लासेस चल रही हैं जैसा कि आपको पता है और हम बिल्कुल सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने 2 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं और 2 क्लासों में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। उसमें सबसे पहले पाचन के बारे में जाना था कि पाचन होता क्या है। इसके बाद हमने तीत फॉर्मूला पढ़ा था और सेकंड क्लास में हमने तीत स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। तो तीत स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है तीत स्ट्रक्चर के बारे में, एक तो इनेमल और एक डेंटाइन और एक पल्प, ठीक है ना। तो सेकंड क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं आज की क्लास में, है ना, जैसा कि हम हर क्लास में करते ही हैं थोड़ा सा रिवीजन। तो आज भी हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो इनेमल के बारे में मैंने बताया था आपके सबकी वो सबसे कठोर पदार्थ है और वो कैल्शियम और फास्फोरस से बनता है। और डेंटाइन के बारे में बताया था कि वो सबसे मुख्य पार्ट है और डेंटाइन और इनेमल है दोनों क्या नॉन सेल्यूलर है, ठीक है ना। पल्प है उसके अंदर क्या है रुधिर वाहिकाएं और तंत्रिका रेशे दोनों होते हैं, ठीक है ना। ये हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। जिसके बाद हमने मुख गुहा में पाचन पढ़ रहे थे, उसमें हमने 3 प्रकार की ग्लैंड्स पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है ना, सेकंड थी सबलिंगुअल और थर्ड थी सब सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ठीक है ना। ये तीनों ग्लैंड्स पढ़ी थी कल। मैंने आपको बताया था तो वो सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर था ना, तो उसमें क्या है थोड़ा सा उल्टा हो गया था, तो उसको आप एक बार सही कर लीजिएगा कि जो सब लिंगुअल ग्लैंड्स है वो क्या जस्ट जीभ के नीचे होती है, ठीक है ना। और सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड है वो क्या होती है जबड़े के नीचे होती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। पेरोटिड ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वो चिक ग्लैंड भी बोलते हैं और हमारे क्या है मुख की क्या है वो सबसे बड़ी ग्लैंड है, ठीक है ना। और जिसके बाद हमने लार के बारे में पढ़ा था। लार में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और लार में क्या क्या चीज होती है, ठीक है ना। तो म्यूसिन होता है ना। म्यूसिन क्या करता है भोजन को लसलसा बनाता है। वाटर होता ही है, ठीक है ना। एंजाइम कौन कौन से होते हैं लाइसोजाइम होते हैं और टाइलिन होता है। टाइलिन इज आल्सो नोन एज एमाइलेज, जो मैंने आपको कल बता दिया था कि टाइलिन को किसके नाम से भी जाना जा सकता है, एमाइलेज के नाम से भी जाना जा सकता है। एमाइलेज क्या करता है कि एमाइलेज क्या करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है ना। तो मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे जब हम पेनक्रियाज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एमाइलेज वहां पर भी रिलीज होगा, ठीक है ना, पेनक्रियाज ग्लैंड से, ठीक है ना। तो वो किसका पाचन करेगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। जिसे आपको अब अच्छे से याद हो जाएगा कि एमाइलेज कहां पर कैसे कैसे रिलीज होता है और किस किस का पाचन करता है, ठीक है। तो एमाइलेज के बारे में हमने एमआईलेज के बारे में पढ़ लिया था कि 30% स्ट्रोज को किस में कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। और जिसके बाद हम आगे आज अमाशय के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि जैसे जैसे क्या है कि भोजन बिल्कुल आपने भोजन को क्या है एकदम उसकी लुगदी बना ली है और उसको बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ ही दिया है, ठीक है ना। तो अब वो क्या है कि हमारे जो केनाल है ना, उसमें क्या है कि एक होती है ईसोफेगस, ठीक है ना। एलिमेंट्री केनाल का पूरा पार्ट है और एलिमेंट्री केनाल पूरी मुख से लेके और रेक्टम तक जो गुदा होता है, ठीक है ना, वहां तक एलिमेंट्री केनाल होती है, ठीक है ना। उसमें ईसोफेगस होती है। ईसोफेगस कैसे होती है क्या होती है ये देखते हैं एक बार, ठीक है ना। तो आज हम स्टमक के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्टमक क्या होता है कि ये इसकी शेप रहती है वो जे टाइप की रहती है, ठीक है ना। कैसी शेप रहती है जे टाइप शेप रहती है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है ना। ईसोफेगस, ठीक है ना। इसे हिंदी में बोला जाता है ग्रसिका, ठीक है ना, ग्रसिका। इसकी लेंथ होती है ना, वो लेंथ ध्यान रखिएगा कि इसकी जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए जब आपका जो भोजन होता है ना तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रसिका होती है ना, इसमें क्या है कि इसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि आपका भोजन डायरेक्टली अंदर सीधा एक नली है और डायरेक्टली पाइप है तो वो सीधा अंदर चला गया, ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कर्मानुकुंचन होता है। कैसे कर्मानुकुंचन होता है कि जैसे ये एक पूरा जैसे एक पाइप है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि पाइप है वो क्या होगा ऊपर से बंद होगा, नीचे से थोड़ा चौड़ा होगा, ऊपर से बंद होगा, नीचे से थोड़ा चौड़ा होगा। तो इस प्रकार कर्मानुकुंचन होता हुआ क्या होता है हमारा भोजन कहां पर पहुंचता है स्टमक में पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है स्टमक में पहुंचता है। अब स्टमक में क्या होता है कि स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। इन तीनों पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार देख लीजिए सबसे जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला इधर का जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं फंडस, ठीक है। इसके हिंदी में और इंग्लिश में नाम सेम है ना। और सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है कार्डियक, ठीक है। थर्ड पार्ट होता है वो बोलता है पाइलोरिक,
थर्ड पार्ट कौन सा होता है, पाइलोरिक होता है, ठीक है ना। अब देखिए ईसोफेगस है ना, वो क्या होती है, कार्डिक भाग में खुलती है। कौन से भाग में खुलती है, कार्डिक भाग में खुलती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि ईसोफेगस किस भाग में खुलती है, कार्डिक भाग में खुलती है। अब देखिए क्या होता है कि आपने जैसे भोजन किया, भोजन क्या हुआ, स्टमक के अंदर चला गया, ठीक है ना। लेकिन स्टमक में जैसे हम भोजन करते हैं, सबसे पहले तो क्या होता है कि हमारे मुंह में क्या है कि अंदर दो छेद होते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या है, एक तो श्वास नली होती है और एक भोजन की नली होती है, ठीक है। तो अब भोजन नली में क्या होता है कि भोजन जाता है, और श्वास नली में क्या है कि हम जैसे मुंह से भी सांस ले सकते हैं, श्वास ले सकते हैं, तो और हम क्या नाक से भी श्वास ले सकते हैं। तो क्या होता है कि इपिडिडमिस होता है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है कि इपिडिडमिस एक ढक्कन ढक्कन टाइप का होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो वो बंद हो जाता है तो क्या है कि भोजन क्या होता है, सिर्फ भोजन नली में ही जाता है। यदि वो भोजन नली से श्वास नली में चला जाए ना, तो फिर बस सारा खेल खत्म हो जाए, फिर उसमें कुछ बचेगा नहीं, है ना। तो श्वास नली में भोजन चला जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर क्या है कि यहां पर, है ना, इस जगह पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्या होता है कि एक ढक्कन होता है, ठीक है ना, इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर क्या होता है कि एक ढक्कन होता है, ठीक है। इस जगह पर एक ढक्कन होता है, इसे बोला जाता है गैस्ट्रो ईसोफेगियल, है ना, स्पिंक्टर। स्पिंक्टर का मतलब होता है अवरोधनी। क्या होता है, अवरोधनी, है ना। तो ये क्या करता है कि जैसे जैसे आपका भोजन है वो एक बार अंदर आ गया, कहां पर आ गया, स्टमक के अंदर आ गया, ठीक है ना। तो बाकी का काम संभालने का स्टमक का है, वो जाने और उसका काम जाने, ठीक है। लेकिन एक बार भोजन अंदर आ गया ना, तो फिर क्या होगा कि वो आपके वापस बाहर नहीं निकलेगा, चाहे आप कितना भी ठूस ठूस के खा लो, ठीक है ना, लेकिन वो वापस से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये ढक्कन क्या है, यहां से बंद हो गया। लेकिन आपने मान लो बहुत ही ज्यादा ठूस ठूस के खा लिया, इतना खा लिया कि अब बिल्कुल स्टमक के अंदर पास जगह ही नहीं है बिल्कुल भी एकदम। तो ये क्या करता है कि खा तो लिया, एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर क्या होता है कि एक्सपेंशन की क्या होती है, पावर होती है ना। ये क्या करता है, फैल जाएगा, ठीक है ना, एक्सपेंड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने खा लिया तो बिल्कुल सुखड़ा हुआ है, तो एकदम बिल्कुल फैल जाएगा, है ना। जितना खाओगे ना उतना ही क्या फैलता हुआ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि उतना ही HCl निकलता है, जितना आप भोजन करते हैं ना उतना ही HCl निकलता है, ठीक है ना। तो क्या करता है, जब बहुत ज्यादा HCl हो जाए और आपके एसिडिटी हो जाए, है ना, तो फिर क्या आपको वोमिट होने लगती है। तो वापस वोमिट होती है ना, तब ये क्या करता है, वैसे तो वन वे होता है, ठीक है ना, लेकिन जब आपके रेयर कंडीशन में जब वोमिट वगैरह होती है तो फिर क्या वापस हो जाता है, और वापस से क्या है, जो भी आपने खाया ना वो वापस से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, गैस्ट्रो इसोफेगियल स्फिंक्टर होता है, अवरोधनी होती है, ठीक है ना। इसका ध्यान रखिएगा। एक होता है पाइलोरिक, है ना, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर भी होता है। फिर ये क्या है कि जैसे स्टमक है ना, ये क्या करता है, छोटी आंत में जाके खुलता है। छोटी आंत में के भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये क्या ड्यूडिनम में जाके खुलता है, किसमें, ड्यूडिनम में जाके खुलता है। जब हम छोटी आंत के बारे में डिस्कस करेंगे तो छोटी आंत के पूरे पार्ट्स पढ़ेंगे, सारी चीजें एक एक तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें अब आपको समझ में आ गई होगी। 3 पार्ट्स आपको ध्यान रखने स्टमक के, एक तो फंडस है, एक कार्डियक है, एक क्या है, पाइलोरिक है, ठीक है ना। अब इनके फंक्शन क्या है, ठीक है ना, कौन सा पार्ट क्या वर्क करता है, ये हमें देखना है कि स्टमक का कौन सा पार्ट क्या वर्क करता है। ये तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाया कि डायग्राम के माध्यम से कि किस प्रकार हमारा जो भोजन है वो इसोफेगस के थ्रू हमारे कहां पर आता है, स्टमक में आता है, ठीक है ना। अब हम स्टमक के बारे में देखते हैं। स्टमक, ठीक है ना, अमाशय, ठीक है। अब अमाशय के बारे में पढ़ते हैं। अमाशय के 3 पार्ट्स मैंने आपको अभी बताए थे, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट पार्ट है कार्डिक और पाइलोरिक और फंडस, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, कार्डिक, ठीक है। सेकंड पाइलोरिक, ठीक है। ये दोनों पार्ट्स में क्या होता है, ये दोनों क्या करते हैं, श्लेष्मा स्रावित करते हैं। क्या स्रावित करते हैं, श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करता है ये अभी आपको बताता हूं, ठीक है। श्लेष्मा स्रावित करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, श्लेष्मा स्रावित करते हैं, ठीक है ना। और थर्ड पार्ट है फंडस, ठीक है। अब फंडस में क्या होता है कि इसमें काफी सारी चीजें होती हैं, और जितने भी मोस्टली जितने भी काम की चीजें है ना वो सिर्फ फंडस से निकलती है। किससे निकलती है, फंडस से, क्योंकि सारा फन कौन करेगा, FUN, फन। तो सारा फन किसको करना है, फंडस को करना है। तो सारी चीजें किससे निकलनी है, इससे निकलनी है। तो ये तो बेचारे क्या है, सीधे हैं, है ना, इनको कुछ नहीं करना। इससे सबसे पहले नंबर 1, है ना, देखिए इससे क्या होता है,
इसमें क्या होता है, जठर ग्रंथि होती है, क्या होती है, जठर ग्रंथि। अब जठर ग्रंथि होगी तो उससे क्या निकलेगा, जठर रस, क्या निकलेगा, जठर रस, ठीक है ना। जठर ग्रंथि से क्या निकलेगा, जठर रस निकलेगा, है ना। सेकंड इसके अंदर होती है नेक या गॉबलेट सेल, ठीक है। नेक और गॉबलेट सेल क्या करती है, नेक और गॉबलेट सेल से क्या निकलता है ना, इससे श्लेष्मा स्रावित होता है। यहां भी श्लेष्मा भी स्रावित कर रही है, ऐसा नहीं है कि श्लेष्मा स्रावित नहीं कर रही, ठीक है ना। ये क्या कर रही है, श्लेष्मा को भी क्या कर रही है, स्रावित कर रही है। श्लेष्मा क्या करती है, स्रावित करती है, ठीक है ना। थर्ड नंबर, ये आपको बहुत स्पेशली ध्यान रखना है कि ये क्या करती है ना, इसका नाम है चीफ या पेप्टिक, पेप्टिक सेल, ठीक है ना। इसके ये तीन चीजें करती हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। नंबर एक, एक तो पेप्सिनोजन, है ना। अब पेप्सिनोजन है क्या, ये हम देखते हैं अभी, ठीक है ना। पेप्सिनोजन क्या करता है, पेप्सिनोजन एक प्रोरेनिन, प्रोरेनिन, और एक है गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज का श्रावण, ठीक है ना। तो तीन चीजें, एक तो क्या है, जठर ग्रंथि है, एक नेक और गोबलेट सेल है, श्लेष्मा स्रावित करती है, चीफ और पेप्टिक सेल है, ये क्या करती है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज का क्या करती है, श्रावण करती है, ठीक है ना। एक नंबर थर्ड है, वो आपको ध्यान रखनी है। और आप जब 10th क्लास की एनसीईआरटी उठाएंगे ना, तो आपको पता भी चलेगा, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल ये क्या करती है, ऑक्जेंटिक सेल क्या करती है, ये एचसीएल का श्रावण करती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है ना, कि एचसीएल का श्रावण कौन सी सेल से होता है, एचसीएल का श्रावण, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फन किसने किया, फंडस ने, फन किसने किया, फंडस ने किया। तो फंडस क्या क्या करता है, जठर ग्रंथि होती है, जठर रस का श्रावण करता है, नेक और गॉबलेट सेल होती है, ठीक है ना, श्लेष्मा स्रावित करती है, चीफ और पेप्टिक सेल होती है, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज का श्रावण करती है, ऑक्जेंटिक सेल एचसीएल का श्रावण करती है, ठीक है। और कार्डिक और पाइलोरिक भाग से क्या होगा, सिर्फ ओनली श्लेष्मा स्रावित होगा, ठीक है। ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है कि कौन सी सेल कौन से एंजाइम स्रावित करती है, क्योंकि ये सारे एंजाइम्स हैं वो काम आने वाले हैं, है ना, हमारे भोजन को पचाने के लिए। और हमें अच्छे से पता ही होना चाहिए कि हमारा भोजन पचता किस प्रकार है, ठीक है ना। तो ऑक्जेंटिक सेल से क्या निकलता है, एचसीएल निकलता है। अब देखिए एचसीएल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे भोजन को पचाने के लिए, क्योंकि इसकी जो पीएच है वो 1.8 होती है ना, फुली एसिडिक है। और आपको भी पता है कि एचसीएल बहुत प्रबल अम्ल में से आता है, ठीक है ना। तो एचसीएल के बारे में देखते हैं एक बार कि एचसीएल क्या करता है, ठीक है ना। ये चीजें आपको अच्छे से पता चल गई होगी कि तीनों पार्ट से क्या क्या निकलता है, ठीक है ना। इसके बाद अब हम एचसीएल के कार्य देखते हैं एक बार कि एचसीएल क्या करता है, ठीक है ना। एचसीएल के कार्य, ठीक है। एचसीएल क्या करता है, नंबर एक तो क्या करता है, ये देखो फुल एसिडिक है तो क्या करेगा कि इसके संपर्क में सूक्ष्म जीव आएंगे, ठीक है ना। सूक्ष्म जीव क्या, यदि इसके संपर्क में हम भी आ जाए ना तो हम भी खत्म है, ठीक है ना। तो सूक्ष्म जीव की तो फिर क्या ही बात है, ठीक है ना। तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, नष्ट करता है, ठीक है। सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, नष्ट करता है। इसकी पीएच लिख लीजिए, ठीक है ना। पीएच कितनी होती है, 1.8। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एचसीएल की पीएच बताइए, ठीक है ना। तो कई बार एचसीएल की पीएच पूछी जा सकती है कि एचसीएल की पीएच कितनी होती है। तो सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, नष्ट करता है। नंबर दो, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि चीफ और पेप्टिक सेल से क्या निकलता है, पेप्सिनोजन निकलता है। लेकिन पेप्सिनोजन क्या है, इसकी ये इनएक्टिव फॉर्म है ना। इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है, पेप्सिन है। तो पेप्सिन ही प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है ना। तो एक्टिव फॉर्म में क्या करता है, एचसीएल क्या करता है, पेप्सिनोजन को, है ना, किसको, पेप्सिनोजन को, है ना, निष्क्रिय से
एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म कौन सी है अभी मैंने बताई ना, पेप्सिन, पेप्सिन में कन्वर्ट करता है या परिवर्तित करता है, ठीक है ना, कन्वर्ट करता है। पेप्सिनोजन को क्या करता है, निष्क्रिय से एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म कौन सी है, पेप्सिन है, ये ध्यान रखिएगा कि एक्टिव फॉर्म क्या है, पेप्सिन है, उसमें क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बताया था कि अभी हम लाइपेज के बारे में पढ़ रहे थे कि लाइपेज क्या करता है, लाइपेज से वसा का पाचन होता है। तो अब क्या करता है कि ये क्या करता है कि जैसे वसा का पाचन होता है ना, तो वसा का पाचन भी किसमें होता है, अमाशय के अंदर होता है, ठीक है ना। तो एक तो क्या है कि हमारे पास जो इबनर्स ग्रंथि थी जो मुख से आई थी, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उससे क्या था, लिंगल लाइपेज आया था, ठीक है ना, और एक गैस्ट्रिक लाइपेज यहाँ पर है। तो दोनों से किसका पाचन होगा, वसा का पाचन होगा। पेप्सिन है, ये किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। तो एक दो पॉइंट तो ये क्लियर हो गए कि अमाशय के अंदर किस किस का पाचन होगा, एक तो वसा का पाचन होगा और प्रोटीन का पाचन होगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एमाइलेज क्या होता है कि अम्लीय फॉर्म में एक्टिव नहीं होता है, ठीक है ना, जबकि लिंगुअल लाइपेज क्या है, वो अम्लीय फॉर्म में एक्टिव होता है, ठीक है ना। लेकिन एमाइलेज ध्यान रखना, एमाइलेज कभी भी अम्लीय फॉर्म में क्या होता है, एक्टिव नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का वो पाचन है वो सिर्फ किसमें देखा जाएगा, मुख में देखा जाएगा, ठीक है ना। बाकी इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं देखा जाता है, ठीक है ना। अब एक नोट लगा के एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए कि नोट लगा के, ठीक है ना, कि श्लेष्मा क्या करता है ना, कि श्लेष्मा का कार्य भी तो पता चलना चाहिए ना भाई, कि कार्डिक भाग और पाइलोरिक भाग थे, दोनों ने क्या किया, श्लेष्मा स्रावित किया, लेकिन श्लेष्मा करता क्या है, ठीक है ना। तो श्लेष्मा, और मैंने आपको बताया था कि जो मुख होता है ना, उससे क्या इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो है HCO3 माइनस, है ना। तो ये दोनों ही के सेम, इन दोनों का क्या कार्य सेम है, श्लेष्मा और HCO3 माइनस अमाशय की म्यूकोसल इपिथीलियम, म्यूकोसल इपिथीलियम क्या है, अमाशय की लेयर है, क्या है, अमाशय की लेयर है, इनर लेयर, है ना। अमाशय की लेयर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ना। अमाशय इपिथीलियम को, है ना, इपिथीलियम टिश्यू है ना, मतलब वो टिश्यू से निर्मित है ना लेयर, तो म्यूकोसल इपिथीलियम बोलते हैं उसे, है ना। तो म्यूकोसल इपिथीलियम को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, किससे, HCl से, किससे प्रोटेक्ट करता है, HCl से। HCl में HCl इतना मतलब खतरनाक है कि यदि ये श्लेष्मा और HCO3 माइनस ना हो ना, तो अमाशय पूरा खत्म है, एक बार में जल के एक बार में जल जाए, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, अमाशय की म्यूकोसल इपिथीलियम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये बात आपको ध्यान रखिएगा कि अमाशय की म्यूकोसल इपिथीलियम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अमाशय के बारे में, ठीक है ना, वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि अमाशय में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या चीजें नहीं होती हैं, है ना। तो हमने HCl के कार्य पढ़ लिए, HCl के कार्य बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा कि HCl क्या क्या कार्य करता है, ठीक है ना। इसके बाद अब अमाशय के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे कि जैसे अमाशय में सिर्फ किसका पाचन देखा जाता है, प्रोटीन का पाचन देखा जाता है, ठीक है ना, और किसका पाचन देखा जाता है, वसा का पाचन देखा जाता है। अब अमाशय में देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल सकते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, कि नंबर एक, है ना, देखो अमाशय में क्या है कि वसा का पाचन होता है, वसा का पाचन कौन कौन करता है ना, अमाशय में, अमाशय में वसा का पाचन, है ना। एक तो गैस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज जहां भी आ जाए वहां का मतलब है कि वो उसने पाचन किसका किया है, गैस्ट्रिक लाइपेज और लिंगुअल लाइपेज के द्वारा होता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, पेप्सिन करेगा, ठीक है ना, अमाशय में, है ना, मेनली किसका पाचन होगा, प्रोटीन का, ठीक है। तो अमाशय में क्या लिखेंगे कि मुख्यतः प्रोटीन का, ये मैंने आपको अभी बता दिया था, ठीक है, कि प्रोटीन का पाचन होता है, और किसका पाचन नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का
पाचन नहीं होता है। ठीक है, अब हमने देखो चीफ और पेप्टिक सेल से तीन चीजें पढ़ी थी, है ना। एक तो तो पेप्सिनोजन, और एक प्रोरेनिन, और एक गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज के बारे में आप समझ गए, ठीक है ना। अब एक बच रहा है हमारा प्रोरेनिन, ठीक है ना। प्रोरेनिन क्या करता है, ठीक है ना। अब देखिए जो बच्चा होता है ना, तो बच्चा क्या करता है कि जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसमें क्या है कि प्रोटीन को पचाने के लिए अलग से कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है ना। तो प्रोरेनिन होता है ना। ये क्या करता है कि मिल्क प्रोटीन होती है ना, केसिन, उसका पाचन करता है, ठीक है ना। तो मेनली बच्चों में होता है, जिसके बाद धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं तो अमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन इतना नहीं होता है, ठीक है ना। पेप्सिन के माध्यम से ही उसका पाचन हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब बच्चा होता है ना, तो उसमें पेप्सिन इतना एक्टिव नहीं होता है, तो उसमें क्या करता है ये रेनिन क्या करता है, उसमें एक हेल्प करता है, ठीक है ना। रेनिन ही प्रोटीन का क्या करता है, फिर पाचन करता है, ठीक है ना। तो शिशुओं में रेनिन, है ना, मिल्क प्रोटीन। अब देखो मिल्क प्रोटीन होती है ना, केसिन होती है, ठीक है ना। मिल्क प्रोटीन केसिन का पाचन करता है, ठीक है ना। मिल्क प्रोटीन किसका पाचन करता है, केसिन का पाचन करता है। आमाशय में वसा का पाचन गैस्ट्रिक लाइपेज लिंगुअल लाइपेज के द्वारा होता है ना। मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है, जो क्या करता है लाइपेज सॉरी पेप्सिन के माध्यम से होता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। क्यों कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्यों नहीं होता है, क्योंकि एमाइलेज अम्लीय फॉर्म में क्या नहीं होता है, एक्टिव नहीं होता है, ठीक है ना। उसको अम्लीय फॉर्म में क्या है कि वो अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं आता है, ठीक है ना। और हाँ, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पर होता है, मुख्य अंदर होता है, ठीक है ना। शिशुओं में रेनिन क्या रेनिन होती है, रेनिन शिशुओं में रेनिन क्या करता है, मिल्क प्रोटीन, है ना, केसिन का पाचन करता है ना। शिशुओं में रेनिन, है ना, मिल्क प्रोटीन केसिन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, केसिन का पाचन करता है, ठीक है ना। अब एक चीज लिख लीजिए, वैसे तो आपको पता ही होगा कि जब भोजन में क्या है कि जठर रस मिल जाता है ना, तो जठर रस मिलने के बाद जो भोजन होता है ना, जठर रस मिलने के बाद उसे काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है, ठीक है ना। भोजन में जठर रस जठर रस मिलने के पश्चात उसे क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। जठर रस मिलने के पश्चात उसे कायम कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये अमाशय है, उसके बारे में हमने सारी चीजें डिस्कस की है ना। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि अमाशय के बारे में छूटी हो, ठीक है ना। और अमाशय ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ना। ये सारे पॉइंट्स हैं वो आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए। और दूसरा, अमाशय के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अमाशय में वसा का पाचन है वो गैस्ट्रिक लाइपेज लिंगुअल लाइपेज के द्वारा होता है। मुख्यतः प्रोटीन का पाचन देखा जाता है। और अमाशय के बारे में हमने डायग्राम के माध्यम से भी हमने देखा है कि ईसोफेगस के माध्यम से भोजन किस में आता है, अमाशय के अंदर आता है। जे आकार की उसकी क्या होती है, शेप होती है, ठीक है ना। ये भी हमने देख लिया है। और थ्री पार्ट्स होते हैं, कार्डिक, पाइलोरिक और फंडस होता है। कार्डिक और पाइलोरिक है वो श्लेष्मा स्रावित करते हैं, और फंडस भाग से तीन चीजें होती हैं। जठर रस होता है, जठर ग्रंथि होती है, उससे जठर रस निकलता है। नेक और गोबलेट सेल होती है, उससे श्लेष्मा स्रावित होता है। और चीफ और पेप्टिक सेल और ऑक्जेंटिक सेल होती है, ऑक्जेंटिक सेल से HCl निकलता है, ठीक है ना। और ये क्या क्या चीज किस प्रकार वर्क करते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं, रेनिन क्या कार्य करता है, ठीक है ना। और लाइपेज है वो वसा का पाचन करता है, ठीक है ना। वसा का पाचन भी इसके अंदर होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि वसा का पाचन अमाशय में किसके माध्यम से होता है, तो आपको पता होना चाहिए गैस्ट्रिक लाइपेज के माध्यम से और लिंगुअल लाइपेज के माध्यम से क्या होता है, वसा का पाचन होता है, ठीक है ना। और रेनिन क्या करता है, मिल्क प्रोटीन होती है। ये क्वेश्चन कई बार बहुत सारी एग्जाम्स में आया हुआ है कि रेनिन क्या करता है। SSC वगैरह के एग्जाम होते हैं ना, तो उनमें बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रेनिन मिल्क प्रोटीन कौन सी होती है ना। मिल्क प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के माध्यम से होता है, तो रेनिन के माध्यम से होता है। ये काफी बार एग्जाम में रेनिन का काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जठर रस मिलने के पश्चात उसे क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है, ठीक है। तो
आज की क्लास बस इतना ही है कि आपको जो अमाशय है वो आज कंप्लीट हो चुका है। कल हम आगे डिस्कस करेंगे। अमाशय के बाद हम लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे कि लीवर हमारा किस प्रकार फंक्शन करता है। लीवर के बाद हम अग्नाशय है, पेनक्रियाज है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से एंजाइम है वो भोजन को पचाने में योगदान देते हैं, और क्या क्या चीज़ें होती हैं। लीवर एक बहुत ही, कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कल की क्लास आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि लीवर एक बहुत बड़ी ग्रंथि है, और लीवर का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। लीवर के बिना लीवर के बॉडी चल ही नहीं सकती है, ठीक है ना। तो लीवर हमारे बॉडी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लीवर के बारे में कल हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसके बाद हम अग्नाशय के बारे में भी पढ़ेंगे। आज हमने अमाशय के बारे में पढ़ा। अमाशय के बारे में एक एक चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस की है। कोई भी चीज यदि आपको लगता है कि हमें अच्छे से समझ में नहीं आई है, तो या फिर आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि एक साथ सभी के लिए वो चीजें एक साथ डिस्कस कर ले, ताकि किसी को भी फिर क्या है कि कोई अलग से डाउट नहीं रहे, ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं जो भी चीज आपको प्रॉब्लम लगती है। बाकी आपको यदि अच्छे से क्लास समझ में आ रही है, तो आपके फ्रेंड्स हैं जो भी एलडीसी, सीईटी वगैरह जो भी आने वाले हैं, और पटवार का एग्जाम भी आने वाले समय में हो सकता है। कि अभी गवर्नमेंट है तो वो क्या करती है वो डिसाइड नहीं है, लेकिन एलडीसी का एग्जाम तो है ही है, उसमें काफी सारा इसका सिलेबस है। तो आप कंटिन्यू तैयारी कीजिए, और बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि एक मुझे बहुत अच्छा कोट है, वो मुझे याद है कि मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया, और मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर जीत क्या और हार क्या, ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। तो यदि आपने एक बार ठान लिया कि मुझे एलडीसी का एग्जाम या पटवार का एग्जाम निकालना ही है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि एक शाहरुख खान ने भी एक डायलॉग दिया था ना, कि किसी भी चीज को यदि आप शिद्दत से चालो ना, तो फिर वो पूरा यूनिवर्स है, वो पूरी कायनात है, वो आपको क्या करती है कि आपकी मदद में लग जाती है, ठीक है। तो आप यदि किसी भी चीज को एक बार दिल से चालेंगे कि उस चीज मुझे पानी है, तो वो फिर आपके धीरे धीरे वो सीक्वेंस बनता जाएगा, और चीजें आपको अच्छे से समझ भी आने लग जाएगी किस प्रकार हमें तैयारी करनी है। आप अपनी तैयारी को निरंतर रखिए। मैं भी कोशिश करूंगा कि एलडीसी एग्जाम तक आपको काफी कुछ साइंस में बिल्कुल अच्छे से सिस्टमेटिकली पढ़ा दे, ताकि आपका क्या है कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीज आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगी, तो बिल्कुल सिस्टमेटिकली पता होगी, तो कोई भी चीज क्या छूटेगी नहीं। वरना क्या है कि ऊपर ऊपर से पढ़ने में तो 2 क्लास में भी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को खत्म कर सकते थे। लेकिन क्या है कि आधा अधूरा ज्ञान है ना, वो क्या है कि फिर ठीक नहीं है। वो आधा अधूरा ज्ञान है, आप आधा पढ़ के चले गए, क्वेश्चन आपसे डीप पूछ लिया, तो फिर वो आपने आधा पढ़ा ना, तो वो भी आपका क्या है कि कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है ना। तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है ना। क्वालिटी यही रहेगी कि आपको बिल्कुल अच्छे से एकदम बिल्कुल एक एक चीज, एक एक पॉइंट पढ़ाया जाए, ठीक है। बाकी आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।